Hello everyone. So in this lecture we are going to start the introduction of microscopy. यहाँ पर हम माइक्रोस्कोपी की थोड़ी हिस्ट्री देखने वाले हैं और माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको समझेंगे। तो अगर आपको इस सेक्शन पे माइक्रोस्कोपी वाले सेक्शन पे कमांड बनाना है तो आप इन टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़िए क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी ही है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपी, सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम डायरेक्ट आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते या हम डायरेक्ट आई से जिन ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। टू विजुअलाइज थिंग्स दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड by naked eyes. Microscopy is used. अब हम जानते हैं कि जो स्कूल्स होते हैं या जो कॉलेजेस की लैब होती हैं या फिर बड़ी बड़ी जो लैब्स होती हैं वहाँ पर माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कुछ फील्ड्स जहाँ पर माइक्रोस्कोपी का यूज़ होता है वो भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जनरली माइक्रोस्कोपी का ज़्यादा यूज़ होता है। हम कह सकते हैं कि टू विजुअलाइज माइक्रोब्स, सेल्स, पैरासाइट्स, इन सबको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेंसिक लैब्स होती हैं उनमें अगर कोई एविडेंस होते हैं उनको अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है तो वहाँ पर भी माइक्रोस्कोपी का यूज़ देखा जा सकता है। अब अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोटीन का एक्शन देखना है कि ये सेल में जाके प्रोटीन क्या काम करता है तो आपको माइक्रोस्कोपी का यूज़ करना होता है। या फिर अगर आपने किसी सेल को किसी मेडिसिन का ट्रीटमेंट दिया, किसी ड्रग का ट्रीटमेंट दिया, तो अब वो ड्रग जो है वो उस सेल पे क्या इफेक्ट करेगी, सेल के किस प्रोसेस को इनिबिट करेगी या एक्टिवेट करेगी जिससे कि हम बोलेंगे कि ये ड्रग ने एक्शन किया है। तो उस पर्टिकुलर ड्रग के एक्शन के लिए हमें माइक्रोस्कोपी का यूज करना होता है। टू आइडेंटिफाई द फंक्शन of particular protein or drug in cell। इसके अलावा अगर आपको बहुत सारे सेल्यूलर प्रोसेस ऑब्जर्व करने हैं, जैसे कि आपको सेल डिवीजन ऑब्जर्व करना है, आपको ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ये जो भी सेल्यूलर प्रोसेस हैं आपको ऑब्जर्व करने हैं तो आपको माइक्रोस्कोपी का यूज करना होगा। तो टू ऑब्जर्व cellular process like translation, transcription, replication, etc. तो ये तो बात हो गई कि माइक्रोस्कोप को जनरली हम कैसे यूज करते हैं। अब चलते हैं इसके हिस्ट्री पार्ट की तरफ कि क्या ऐसा हुआ था कि लोगों का ध्यान माइक्रोस्कोप पे गया या फर्स्ट टाइम किस तरह से लोगों ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की होगी। देखते हैं हिस्ट्री। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ था कि लोगों ने क्रिस्टल के थ्रू चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। कोई पर्सन होगा जो कि क्रिस्टल से कुछ कर रहा होगा और उसने देखा कि क्रिस्टल के थ्रू अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो वो एनलार्ज होके दिखाई देती है।
तो तभी से उसको मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम दे दिया गया। तो इन फर्स्ट सेंचुरी people start observing things through crystals, and they called it, क्या बोला उन्होंने इसे, मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास जो थे अलग अलग शेप में बनाने लगे। तो आपने आपके कंपास बॉक्स में देखा होगा कभी कि इस तरह का कुछ ग्लास होता है। तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास के इस शेप की वजह से, पर्टिकुलर इस शेप की वजह से इसका नाम लेंस रख दिया गया। वो क्यों? क्योंकि ये जो शेप है ये लेंटिल सीड की तरह है। लेंटिल सीड यानी आपने मसूर देखा होगा, उसके सीड की तरह ये शेप दिखता था, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया लेंस। और यहीं से फिर लेंस का यूज स्टार्ट होने लगा। अब ये तो एक सिंगल लेंस की बात हुई। अब लोगों ने क्या किया कि लेंस लेके माइक्रोस्कोप बनाना स्टार्ट कर दिया। उनमें सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने कि माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था वो थे ज़ेकैरस जेन्सन। तो सबसे पहले ज़ेकैरस जेन्सन आए और उनके साथ आप कह सकते हो उनके फादर ज़ेकैरस जेन्सन एंड हिज फादर हेंस। कहीं कहीं सिर्फ ज़ेकैरस जेन्सन दिया है और कहीं उनके फादर का नाम भी दिया है। तो हम दोनों को लेकर कंसिडर करते हैं कि उन दोनों ने 1595 में फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। अब उन्होंने किस तरह का माइक्रोस्कोप बनाया था ये भी देख लेते हैं। तो उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उन्होंने सिंपल एक लेंस लिया, उसको ट्यूब के एक एंड पर रखा, कोई एक ट्यूब है, और उन्होंने उसके जो ट्यूब थी उसके दूसरे एंड पर भी एक लेंस लगा दिया। तो इस तरह का उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके दोनों एंड पर लेंस थे और बीच वाला जो स्ट्रक्चर था वो किसी ट्यूब से कवर्ड था। ये दोनों है लेंस और ये जो पार्ट है ये इसका ट्यूब पार्ट है। तो इस तरह से उन्होंने सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप सबसे पहले बनाया। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने कि माइक्रोस्कोप बनाना स्टार्ट किया। उनमें से एक थे रॉबर्ट हुक। बात कर लेते हैं रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि 1665 में एक माइक्रोस्कोप बनाया
और उस माइक्रोस्कोप की खासियत ये थी कि उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो 30 टाइम्स थी, यानी कि वो माइक्रोस्कोप किसी भी सैंपल को 30 टाइम्स एनलार्ज करके दिखाता था। थर्टी एक्स यानी कि 30 टाइम्स एनलार्ज करके वो चीज़ों को दिखाएगा। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के नीचे अपना एक सैंपल रखा और वो सैंपल था ट्री ट्रंक। अब जब उन्होंने इस ट्री ट्रंक को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ पर्टिकुलर टाइप के पैटर्न बन रहे हैं, कुछ इस तरह के पैटर्न उनको देखने को मिले। एंड वी ऑल नो कि उन्होंने जो देखा था वो थी प्लांट की सेल वॉल, और उन्हें ही सबसे पहले सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट देते हैं। ये जो एक बॉक्स है उन्होंने उसको नाम दिया, ये एक सेल है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर था वो एक्चुअली था सेल वॉल का। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक को देते हैं, और वो ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि उन्होंने जो माइक्रोस्कोप लिया था उससे वो उस ट्री ट्रंक को ऑब्जर्व कर पाए और उस ट्री ट्रंक में कितनी छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट है उसको देख पाए। तो यहाँ से फिर सेल के ऊपर काम होना और शुरू हो गया। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था ल्यूवेनहॉक। तो जो अगले साइंटिस्ट थे उनका नाम था एवी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जिसकी मैग्निफिकेशन पावर थी 300 टाइम्स। यानी कि वो रॉबर्ट हुक से तो कुछ ज्यादा ही देख पाए होंगे, क्योंकि उनका जो माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से बेटर था। तो अब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे तरह तरह के सैंपल्स ऑब्जर्व किए। तो उन्होंने देखा कि ये जो सेल्स हैं इनके अंदर कुछ प्रोसेस भी हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सेल्स जो हैं वो लिविंग होती है, यानी कि लिविंग सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट सबसे पहले लिवेनहॉक को देते हैं। और उन्होंने अपने सैंपल में क्या-क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने जो स्पर्मेटोज़ोआ थे, वो ऑब्जर्व किए। उन्होंने पॉन्ड के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो ऑब्जर्व किए, और उन्होंने ही सबसे पहले ब्लड सेल को ऑब्जर्व किया। अब ये तो बात हो गई इसकी हिस्ट्री पॉइंट की। अब चलते हैं कि माइक्रोस्कोप होते कितने टाइप के हैं। नए-नए माइक्रोस्कोप का डेवलप किए जा रहे हैं, अलग-अलग तरह के, ताकि ज़्यादा अच्छे से हम सैंपल को ऑब्जर्व कर सकें। तो यहाँ पर हम माइक्रोस्कोप को सोर्स के बेसिस पे 3 पार्ट में कैटेगराइज़ कर सकते हैं।
तो सबसे पहला जो टाइप है वो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और तीसरा है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। देखते हैं क्या होता है ये, क्या सोर्स है जिनके बेसिस पे इनको अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है ऑप्टिकल वर्ड से कि ये लाइट से रिलेटेड कुछ है। तो इसमें जो सोर्स होता है जिससे कि आप सैंपल को विजुअलाइज करते हो वो होता है लाइट। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का यूज होगा ताकि आप सैंपल को ऑब्जर्व कर पाओ। और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं कि इनमें एक प्रोब होता है, जैसे कि ये पेन, आप इसको एक प्रोब कंसिडर कर सकते हैं। अब इस प्रोब को लेके सैंपल की सरफेस पे स्कैन किया जाता है, तो जो भी सैंपल की इमेज होती है वो हमारे सामने आ जाती है। तो इस तरह से स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप के हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या-क्या है, कि क्या ऐसी माइक्रोस्कोप की खासियत होती है कि माइक्रोस्कोप हमको किसी भी सैंपल को या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हमें बिल्कुल क्लियर ज़ूम करके दिखाता है? या क्या ऐसा होता है, क्या रीज़न्स होते हैं कि हम इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देख पाते हैं? तो चलते हैं हम इसके टर्मिनोलॉजी की साइड। तो टर्म्स रिलेटेड टू एक्सक्यूज मी माइक्रोस्कोप। देखते हैं, तो सबसे पहले जो टर्म हम देखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर को हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। दो पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है। अब हम अगर उन पॉइंट को दूर से देखें तो हमें लगता है कि हो सकता है कि ये पॉइंट जो है एक ही पॉइंट है, लेकिन जब हम उसी पॉइंट को पास आके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक पॉइंट नहीं है, ये कोई दो अलग अलग पॉइंट है। तो इसी पावर को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, यानी कि द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस टू डिफरेंशिएट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट क्लियरली। जैसे कि ये कोई एक सैंपल है जिसको आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हो।
तो अब ये जो सैंपल आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये दो पॉइंट्स को कितना क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाता है, यानी कि कितना इजीली बता पाता है कि ये दो पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स हैं, सेम पॉइंट नहीं है। इसी पावर को इसकी रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। अब जैसे ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। देख लेते हैं ये टर्म भी। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। The minimum distance between two points is called as limit of resolution। अब देखिए, बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, ये आपस में मान लीजिए सपोज कि ये जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का है, और ये दो पॉइंट्स जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो माना कि 5 सेंटीमीटर का है। अब आप किस माइक्रोस्कोप को बोलोगे कि इस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर जो है वो अच्छी है? आप ऐसे माइक्रोस्कोप को अच्छा बोलोगे जो कि 1 सेंटीमीटर पास वाले जो दो पॉइंट्स हैं उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो कम है, यानी कि कम लिमिट के पॉइंट्स को भी ये अच्छे से बता पा रहा है। अगर कोई पॉइंट इतना पास में है तो भी ये बता पाएगा कि ये पॉइंट के बीच में थोड़ा कुछ ना कुछ गैप है, तो हम बोल पाएंगे कि ये माइक्रोस्कोप जो है बहुत ही अच्छी रिजॉल्विंग पावर का है। यानी कि अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हुआ तो उस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी। अब देखिए, कोई एक माइक्रोस्कोप ऐसा है जो कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियरली बता पाता है, लेकिन अगर वो दो पॉइंट्स 5 छोड़ के माना कि ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आ जाएं, तो अब ये माइक्रोस्कोप इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। यानी कि इतने डिस्टेंस के बाद, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बाद अगर वो पॉइंट्स और ज्यादा पास में आते हैं तो वो उन पॉइंट्स को एक ही पॉइंट बताएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो ज्यादा है। यानी कि ये इतने डिस्टेंस पे अगर कोई दो पॉइंट्स होते हैं तो उनको क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाएगा, अगर इससे कम डिस्टेंस पे होते हैं तो वो उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोप है इसकी रिजॉल्विंग पावर कम है। तो आपको ये दो टर्म्स में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिजॉल्विंग पावर के। कंक्लूजन ये निकालते हैं हम कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिजॉल्विंग पावर के। यानी कि आप जो माइक्रोस्कोप ले रहे हैं उसकी लिमिट कम होनी चाहिए कि वो बहुत कम डिस्टेंस वाले पॉइंट को भी इतना क्लियर डिफरेंशिएट कर पाए कि आपको पता चल जाए कि ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। इस बात को बहुत अच्छे से जब आप याद रखेंगे तो आपके लिए माइक्रोस्कोपी पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा।
तो इसको आप रट लें या कुछ भी कर लें, बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि आगे ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाली है। तो हियर वी कैन से, अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है तो रिजॉल्विंग पावर कम होती है, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होती है तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को लेके एक फॉर्मूला भी दिया है, उसको भी देखते हैं। Here d is equals to 0.61 lambda n into sin alpha. तो यहाँ पर d है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, अल्फा हमारी वेवलेंथ है, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन अल्फा जो है वो एंगुलर अपर्चर है। अब चाहे वो वेवलेंथ हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या फिर एंगुलर अपर्चर हो, ये तीनों ही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को अफेक्ट करेंगे। तो किस तरह से अफेक्ट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेवलेंथ की। यानी कि लैम्डा। तो आप इस फॉर्मूला से देख सकते हो कि जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के। यानी कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते जाओगे, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बढ़ती जाएगी। इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि एज यू इंक्रीज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के। तो अगर आपको एक अच्छी रिजॉल्विंग पावर का माइक्रोस्कोप बनाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? उसके लिए वेवलेंथ को कम होना चाहिए। गुड resolution power, lambda should be less। अब ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो मिनिमम वेवलेंथ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है, और वो कितनी होती है? 0.1 नैनोमीटर। इसीलिए बड़ी बड़ी लैब्स में अच्छा रेजोल्यूशन पावर लिया जाए काम में, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा फैक्टर जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम डिनोट करते हैं एन से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि रेशो जो कि लाइट की वेलोसिटी का होता है एयर और किसी और दूसरी मीडियम के कंपैरिजन में। यू कैन से द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट in air
और वैक्यूम टू वेलोसिटी इन एनी गिवन मीडियम। यानी कि अगर आप लाइट को अलग अलग मीडियम से पास कराओगे तो लाइट की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे कि एयर के लिए या वैक्यूम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो है 1, बट अगर हम ऑयल की बात करें और स्पेसिफिकली सीडार ऑयल की बात करें जो कि माइक्रोस्कोपी में यूज होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1.5। अब देखते हैं इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यानी कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगी, और अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होती है तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए हम एयर के कंपैरिजन में सीडार ऑयल का यूज करते हैं ताकि हम उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है उसको बढ़ाया जा सके। तो limit of resolution is inversely proportional to refractive index। अब ये तो बात हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब हम तीसरे फैक्टर को देखते हैं जिसका नाम है एंगुलर अपर्चर। अब इसको डिनोट करते हैं हम साइन अल्फा, या कई जगह साइन थीटा भी लिखा हो सकता है। तो एंगुलर अपर्चर एक एंगल है जो कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में बनेगा। यानी कि जैसे आपने यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है या फिर आपका सैंपल कह लीजिए वो रखा है, ये लेंस है, और इस ऑब्जेक्ट के पीछे आपने कोई एक लाइट सोर्स रखा है जिससे कि लाइट आएगी। इस लाइट सोर्स से जो लाइट रेज आएंगी वो सैंपल से पास होके निकलेंगी, कुछ इस तरह से, फिर वो लेंस पे गिरेगी और लेंस के साथ वो जो एंगल फॉर्म करेगी, ये कंप्लीट एक एंगल है, बट हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस हाफ एंगल की बात कर रहे हैं। ये वाला जो एंगल है इसे ही हमने साइन अल्फा या एंगुलर अपर्चर बोला है। और ये जो बड़ा वाला एंगल आप देख रहे हैं इसको आप 2 अल्फा भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इसका ट्वाइस एंगल होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि द एंगल बिटवीन सैंपल एंड ऑब्जेक्टिव लेंस made by light rays is called as angular aperture। अब देखिए एंगुलर अपर्चर का ये साइन अल्फा है
ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, इसके साथ इन्वर्सली रिलेशन है, यानी कि अगर एंगुलर अपर्चर ज़्यादा होगा is inversely proportional to the limit of resolution. यानी कि जब एंगुलर अपर्चर ज़्यादा होता है तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होती है, और अगर रेजोल्यूशन की लिमिट कम हुई तो हम बोल सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। तो इस तरह से अगर ये जो एंगल है उसको हम इंक्रीज कर दें तो एंगुलर अपर्चर इंक्रीज हो जाएगा, और एंगुलर अपर्चर इंक्रीज होने की वजह से अल्टीमेटली लेंस की जो रिजॉल्विंग पावर है वो बढ़ जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो एंगल बना उसकी वैल्यू हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपने यहाँ पर एक सैंपल लिया है, कोई फर्स्ट केस है, ये दूसरा केस जब आपने और सैंपल लिया। अब एक केस में आपने क्या किया कि लेंस को सैंपल से थोड़ा दूर रखा, और दूसरे केस में लेंस को सैंपल के पास रखा। ये हो गया हमारा लेंस। तो अब देखिए सैंपल से जो लाइट रेज निकलेंगी वो इस तरह से कुछ एंगल फॉर्म करेगी। इस एंगल को हमने बोला कि ये एंगल है साइन अल्फा। और सेकंड केस में देखिए यहाँ जो लाइट रेज निकली वो कुछ इस तरह से एंगल फॉर्म करेगी। अब आप दोनों केसेस में कंपैरिजन करिए कि किस केस में जो एंगल बन रहा है वो लार्जर है और किस केस में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो स्मॉलर है। तो आप देखेंगे ये जो सेकंड केस हमने लिया यहाँ पर साइन अल्फा जो है वो ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर साइन अल्फा कम है। हम कह सकते हैं कि जब हम सैंपल को लेंस के पास लेके जाएंगे तो एंगुलर अपर्चर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब हम सैंपल को लेंस से दूर लेके जाएंगे तो लेंस के ऊपर बनने वाला जो एंगल है वो कम हो जाएगा। तो हियर डिस्टेंस अगर ज़्यादा हुई एंगुलर अपर्चर कम हो जाएगा, और हियर डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर एंगुलर अपर्चर ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से डिस्टेंस ज़्यादा या कम करके आप एंगुलर अपर्चर की वैल्यू को चेंज करते हैं। आपने लैब में प्रैक्टिकल में देखा होगा कि जब आप 10x से 40x लेंस सेलेक्ट करते हैं या 40x से 100x सेलेक्ट करते हैं लेंस, तब आप सिर्फ ना लेंस को नहीं चेंज कर रहे होते हैं, आप वहाँ पर सैंपल और लेंस के बीच की लेंथ को भी चेंज कर रहे होते हैं। अगर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं करी है तो अब करिएगा। जब हम ऐसा करते हैं तो लेंथ लेंस के बीच की और सैंपल के बीच की जो लेंथ है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से एंगुलर अपर्चर चेंज होता है, और एंगुलर अपर्चर चेंज होने की वजह से अल्टीमेटली जो हमारा रिजॉल्विंग पावर है वो चेंज हो जाती है।
अब ये तो बात हो गई कि डिस्टेंस को चेंज करके हम एंगुलर अपर्चर को चेंज कर सकते हैं। एक और चीज कि जो थिक लेंस होते हैं वो भी एंगुलर अपर्चर को बढ़ा देते हैं। तो थिकनेस ऑफ लेंस ऑल्सो इंक्रीज एंगुलर अपर्चर, या हम कह सकते हैं कि लेंस की जो थिकनेस होती है वो एंगुलर अपर्चर को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो ये तो बात हो गई रिजॉल्विंग पावर की। अब माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड एक और टर्म जो कि आपने बहुत सुनी होगी वो है मैग्निफिकेशन पावर। तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है। तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल lenses present in series। देखिए, ये कोई माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर दो लेंस हैं। एक है ऑक्यूलर लेंस जो कि आई के पास रहता है, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हो गया ऑक्यूलर लेंस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इन दोनों लेंसेस की जो मैग्निफिकेशन पावर है ऑक्यूलर लेंस की है 10x और ऑब्जेक्टिव लेंस की भी है 10x। तो टोटल मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगी 10 × 10 इज इक्वल्स टू 100x। यानी कि अब ये जो माइक्रोस्कोप है वो किसी भी सैंपल को 100 टाइम्स एनलार्ज करके आपको दिखाएगा। अब ये मैग्निफिकेशन होता कैसे है? इसे समझने के लिए हम रे ऑप्टिक्स के कुछ रूल्स देखते हैं या कुछ रे डायग्राम्स देखते हैं, जिसके जब आप उसे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह से मैग्निफिकेशन होता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक देखते हैं। ये जो पॉइंट है सेंटर में लेंस के, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि लेंस का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर ये जो एक्सेस दिख रही है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे कि फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस या कि 2f कहते हैं। तो जब भी कोई आपने सैंपल लिया, जैसे कि एक सैंपल आपने, ये बी पॉइंट पे कोई सैंपल है, अब इस सैंपल से कुछ लाइट रेज पास होंगी, इससे कुछ ये लाइट रेज निकली। अब ये लाइट रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो वो फोकस को क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। और जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तब वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है, वो सीधा ही ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हो जाती है। तो ये कोई रे निकली क्योंकि सीधा ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करके चली गई। अब ये दो लाइंस जहां पर, ये दो रेज जहां पर मिलेंगी, उस पॉइंट पे हमने कहा कि हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं कि इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो हमने कहा कि ये जो इमेज है वो रियल होगी। रियल क्यों कहा? क्योंकि ये जो दोनों जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअली आपस में मिल रही हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई नीचे इमेज बनती है तो हम कहेंगे कि ये इमेज जो है वो इन्वर्टेड है या उल्टी है। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमने कहा कि ये इन्वर्टेड है। साथ में आप देखोगे कि आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था 2f के पीछे,
यहाँ पर 2f के पीछे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, लेकिन इसकी जो इमेज है वो 2f से भी पहले बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज है वो स्मॉल साइज की होगी, यानी कि जो सैंपल होगा उससे भी छोटी दिखेगी। तो ये तो कोई मैग्निफिकेशन कर नहीं पा रहा है लेंस, तो अब हम हमारा जो सैंपल है उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं और अब हम सैंपल को रखते हैं 2f पर। यहाँ पर आपने सैंपल लिया और उसको 2f पे प्लेस किया इस जगह। तो यहाँ से फिर सैंपल से कुछ लाइट रेज निकलती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फिर वो लाइट रेज फोकस से होकर निकलेंगी, फिर कुछ लाइट रेज जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल जाएंगी। तो यहाँ पर अब जो इमेज बन रही है बी पॉइंट पर, आप देख सकते हैं कि आपने जो सैंपल था उसको 2f पर रखा था और यहाँ पर भी जो इमेज बन रही है वो 2f पर है, तो हम कह सकते हैं कि इमेज जो होगी वो सेम साइज की होगी और यहाँ पर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, तो हम कहेंगे कि इन्वर्टेड होगी, साथ में इमेज जो है वो रियल होगी क्योंकि ये दोनों लाइट रेज आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो बात कर लेते हैं थर्ड केस की। अब आपने क्या किया कि जो सैंपल है उसको 2f और f के बीच में रखा, ये यहाँ पर आपने बी पॉइंट पर आपका सैंपल रखा है, इसे कुछ लाइट रेज निकली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फिर फोकस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गई। अब देखिए कुछ रेज जो थी वो ऑप्टिकल सेंटर से निकली और आगे जाके लाइट की रेस से मिल गई। अब यहाँ पर जो इमेज बन रही है आप देखो कि हमने सैंपल रखा था 2f और f के बीच में, बट यहाँ पर b डैश पॉइंट पर जो इमेज बन रही है वो बियॉन्ड 2f है, यानी कि यहाँ पर लार्जर साइज की इमेज बन रही है, मतलब कि इस केस में मैग्निफिकेशन हो रहा है। वी कैन से कि जो हमारी इमेज होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी यानी कि उल्टी बनेगी और लार्जर साइज की बनेगी यानी कि मैग्निफिकेशन होगा। अब आगे देखते हैं थर्ड केस कि जब हमने हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रखा, देखिए ये पॉइंट बी है जहां पर आपने आपका ऑब्जेक्ट रखा है, कुछ लाइट रेज निकली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फोकस से होकर गुजर गई। अब कुछ रेज जो थी वो ऑप्टिकल सेंटर से निकली और अब इस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों लाइट रेज के आगे जाके मिलने के कोई चांसेस नहीं है, यानी कि ये रियल इमेज का तो फॉर्मेशन नहीं कर सकती है, लेकिन जब आप इनको वर्चुअली पीछे जाके मिलाएंगे तो किसी एक पॉइंट पर ये दोनों रेज मिलेंगी और इसे ही हम बी डैश पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है, एक तो वर्चुअली इमेज बन रही है, यानी कि आपस में रेज एक्चुअली क्रॉस नहीं कर रही है बट एक वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन कर रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट यानी कि सीधी होगी या फिर अपराइट होगी, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन भी देखने को मिल रहा है, जो इमेज है वो लार्जर साइज की बन रही है। तो इस तरह से ये जो प्रिंसिपल है ये सिंपल माइक्रोस्कोप का भी प्रिंसिपल है। आप
सिंपल माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही लेंस होता है और वही लेंस जो होता है वो मैग्निफिकेशन करता है। तो इस तरह से आप सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल पूछा जाए तो वहाँ पर ये भी बता सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मैग्निफिकेशन पावर की कि किस तरह से मैग्निफिकेशन होता है। अब हम आगे देखते हैं कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए, उस पे कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो किस तरह का होता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको रेजोल्यूशन डिस्टेंस यानी कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना है। सेम है ये टर्म, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि कितने डिस्टेंस तक वो पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप जो है वो दो पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश कर पाएगा अलग अलग फॉर्म में। तो आपको रेजोल्यूशन डिस्टेंस निकालना है। आपको दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 है, यानी कि आपने एयर मीडियम लिया है। उसके अलावा जो वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर की है और एंगुलर अपर्चर की वैल्यू आपको दे रखी है 2 थीटा, 2 यानी कि 180 डिग्री। तो अभी सॉल्यूशन आप इसको ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना है। एन की वैल्यू आपको यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 1, 2 थीटा साइन 2 थीटा। आपको चाहिए सिर्फ अल्फा की एक सिंगल एंगल की वैल्यू। तो यहाँ पर आप 2 अल्फा को ले सकते हैं 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी है। d इज इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा अपॉन n इंटू साइन अल्फा। देखिए 0.61 इंटू 500 आपको दे रखी थी वेवलेंथ, लेकिन वो नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। यहाँ पर लिख देते हैं 10 रेज टू द पावर -9 मीटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ 0.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मीटर आ जाएगा। और 10 रेज टू द पावर -6 जो होता है वो होता है माइक्रो। यहाँ पर आप और एक और आंसर दे सकते हैं कि 0.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 0.3 माइक्रोमीटर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह से न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं, आराम से अटेम्प्ट कीजिए और ये जो भी आपने आज पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, बार बार उसको फॉर्मूलाज को देखिए, प्रिंसिपल को देखिए। जब आप ये प्रिंसिपल सीखेंगे तभी आप आगे जाके माइक्रोस्कोपी सीखने वाले हैं। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल। अच्छे से पढ़िए, डाउट होता है तो पूछिए, डाउट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू ऑल।